नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सिंध पर अरब एवं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो इन दो बिंदुओं पे हमारा चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले का जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे वह आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं या वहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ ही सेक्टर ऐसे थे जिससे से प्रश्न आता था, जैसे कि चोल प्रशासन के बारे में जो हमने पढ़ा वहाँ से प्रश्न आता था, और चोल चेर पांड्य वंश के बारे में प्रश्न ज़्यादा आता था, ठीक है। और बाकी जो सेक्टर है वहाँ से कभी कदार प्रश्न आते थे, इसीलिए वो आप लोग कम देखते थे, ठीक है, या कम उसको पढ़ते थे, ठीक है। तो मगर जो आज का हमारा जो टॉपिक है या आने वाले जितने भी हमारे टॉपिक होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और वो मुख्य इतिहास से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेगा, और आगामी जितने भी वीडियो आने वाले हैं इतिहास संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, ठीक है। तो बिना टाइम खराब किए चलिए शुरू करते हैं कि सिंध पर जो आक्रमण हुआ वो सबसे पहले किसका हुआ, और तुर्क यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो तुर्कों का आक्रमण हुआ वो भारत के संदर्भ में बात की गई है, ठीक है ना। दो चीज़ें मैंने अलग अलग लिखी हैं, तो इसका क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। कि सिंध पर अरबों का आक्रमण मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले मुस्लिम कौन थे, तो वो कौन थे, अरबी थे। मतलब कि अरब लोगों ने आक्रमण किया। सिंध भी हिस्सा हुआ करता था भारत का, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो दो तरह से प्रश्न आ सकता है। सिंध पर आक्रमण करने वाला कौन था, प्रथम मुस्लिम कौन थे, और भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, इस तरह से प्रश्न आता है, ठीक है। मैंने सिंध डिनोट कर दिया क्योंकि सिंध के संदर्भ में थोड़ा हम लोग यहाँ पर हटके थोड़ा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद तुर्कों का भारत में आक्रमण हुआ है। तो प्रश्न आता है दो तरह से यहाँ पर कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो अरब के लोग थे, ठीक है। तो वो है, अगर प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था, इस तरह से प्रथम तुर्की शासक कौन था, क्योंकि तुर्क के समय में आता नहीं, क्योंकि भारत पर आक्रमण करने वाले तो कौन थे, अरबी थे, ठीक है। तुर्की तो थे नहीं, तुर्की तो बाद में आए, ठीक है। तो इसके तुर्क में जब जाते हैं तब क्या प्रश्न पूछा जाता है, तब ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। उसका भी आंसर अभी आपको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा मिल जाएगा, दोनों ही आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी लोग थे, मतलब कि अरब के लोग थे। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ वो कहाँ से मिला, ठीक है। तो कहाँ से मिला, तो किताब फुतू अल बलदान एक पुस्तक है, यहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में जानकारी, और दूसरी पुस्तक है चचनामा, ठीक है। इन दोनों पुस्तकों में जो सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा वो चचनामा के बारे में सुना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आस्क होते हैं, और जब आप प्रश्न वगैरह सॉल्व करते रहते हैं तो आपको चचनामा नामक पुस्तक मिल जाया करती है ऑप्शन में, या आप थ्योरी पढ़ रहे कहीं तो चचनामा ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। लेकिन एक पुस्तक और भी है, उसका नाम है किताब फुतूल अल बलदान, ठीक है। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, दोनों ही पुस्तक आपको दिमाग में रखना है कि अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो आपको याद रखना है कि चचनामा और किताब फुतू अल बलदान से मिलती है, अल बलदान से मिलती है, ठीक है। तो किस बारे में जानकारी मिलती है, अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो भारत पर आक्रमण हुआ अरबों का सबसे पहले हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, पहला पॉइंट। अब यहाँ देखते हैं कि जो अरबी लोग थे, मतलब अरब के लोग जो थे, ये काफ़ी समय से सक्रिय थे, लेकिन इस मामले में बिल्कुल नहीं सक्रिय थे कि उनको किसी दूसरे देश पर क्या करना है, शासन करना है, उस पर आधिपत्य स्थापित करना है आक्रमण करके। किस माध्यम से सक्रिय थे, व्यापार के माध्यम से सक्रिय थे, व्यापार करते थे, भारत के साथ भी व्यापार करते थे, समुद्र तटीय मार्गों से ये व्यापार करते थे, जो कि हमारे पश्चिम के जो समुद्र तट है वहाँ से ये व्यापार करते थे, अन्य देशों से भी व्यापार करते थे ये। लेकिन 6वीं शताब्दी के आसपास आप देख सकते हैं 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है। ये प्रथम आक्रमणकारी है अरबों की तरफ से
मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने भारत पर अटैक किया, मतलब कि सिंध पर अटैक किया। ठीक है, तो 712 के आसपास का समय है। उस समय अरबी लोग काफ़ी सक्रिय हो गए किस मामले में कि वो अन्य देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करें। ठीक है, वहाँ के धन को लूटे, वहाँ पर आधिपत्य स्थापित करें, अपना वंश का क्या, अपने साम्राज्य का क्या करें, विस्तार कर सकें। ठीक है, तो इस मामले में ये सक्रिय होते हैं और भारत पर ही नहीं अटैक करते हैं, वो अन्य देशों पर भी अटैक करते हैं। भारत के अलावा जो अन्य देश है वहाँ पर भी अटैक करते हैं अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ फिर, चूँकि हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हम भारत की यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देख पाते हैं कि जो पहला शासक आया अरबों में वो कौन था जिसने भारत पर अटैक किया, तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम बार भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि अरबी थे, वो उस शासक का क्या नाम है, यहाँ पर जब देखते हैं अरबों में जब देखते हैं उस शासक का नाम, तो हमको नाम निकल के आता है मोहम्मद बिन कासिम। कब किया, 712 ईस्वी में। ये सन भी पूछा जाता है, कहीं कहीं 711 भी लिखे मिलेगा, लेकिन आप लोग याद करिएगा 712। ठीक है, अगर नहीं ऑप्शन में है 712 तो आप 711 मार सकते हैं, अगर है तो ऑप्शन तो 712 तो आपको मारना है। ठीक है, तो सिंध पर सफल आक्रमण किया। हालांकि अरबी लोग काफ़ी लंबे समय तक भारत पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित नहीं कर सके। ठीक है ना, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर अटैक किया तो उसने देवल नामक बंदरगाह को अपने अधीन कर लिया। किस बंदरगाह को, देवल नामक बंदरगाह को अपने अधीन कर लिया। और जब अधीन कर रहा था तो उस समय जो युद्ध होता वो युद्ध कहलाता रावर का युद्ध। ठीक है, क्या कहलाता है, रावर का युद्ध। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देवल बंदरगाह पर इसने अधिकार कर लिया था, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि भारतीय लोग असफल क्यों हुए इस जगह पर। ठीक है, भारतीय लोग जब अटैक होता है अरबों का, जब मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी यहाँ पर है, यहाँ भी दिमाग में रखेंगे, यही प्रश्न है, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न। ठीक है, तो भारतीय लोग असफल क्यों हुए, तो ये चीज़ यहाँ पर जानना है। क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक कर रहा था उस समय जो दाहिर था वो शासन कर रहा था, दाहिर के हाथों में बागडोर थी सिंध की। ठीक है, तो वो असफल होते हैं भारतीय लोग यहाँ पर, क्योंकि दाहिर जो था बहुत ही आदूरदर्शी था, बहुत ही नाकारा था। इसलिए ये लोग, मतलब मोहम्मद बिन कासिम, अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने में कुछ समय के लिए क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो दाहिर की नाकारेपन के लिए, ठीक है, दाहिर की आदूरदर्शिता के चलते इस तरह की घटना घटित हुई। ये तो सिर्फ दो नाम हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक है दाहिर, एक है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कहाँ तक, जब अरबों का आक्रमण होता है तब के संदर्भ में पूरे में दो ये नाम महत्वपूर्ण हैं जो आपको परीक्षा में आ सकते हैं ये प्रश्न। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर तक हम नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, इतना जाएंगे कि जिससे आपकी परीक्षा निकल जाए। ठीक है, फिर देखते हैं भारतीयों पर अरबों का प्रभाव। जब अटैक हुआ, प्रभुसत्ता स्थापित हुई, तो क्या प्रभाव पड़ा भारतीयों का, अरबों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये देखते हैं। और अरबों का भी भारत पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं भारतीयों पर क्या प्रभाव है। यहाँ पर देखते हैं हम कि भारतीयों का अरबों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक है और एक है खंड खाद्य। ये दो पुस्तकें हैं। ब्रह्म सिद्धांत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ब्रह्म सिद्धांत किसकी पुस्तक है, तो वह है ब्रह्मगुप्त की। ठीक है, दूसरी पुस्तक है खंड खाद्य। ये दोनों ही पुस्तक को लेके जाते हैं अरबी लोग। ठीक है, इस पुस्तक को प्राप्त करते हैं और इसका अरबी में अनुवाद कर देते हैं। ठीक है, तो अरबी में अनुवाद करते क्योंकि इसमें उनको लगता है कि इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये क्या है, ब्रह्मगुप्त की दो पुस्तकें हैं, इसे अरबी लोग लेके जाते हैं। तो इन दो चीज़ों से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव देखते हैं कि पंचतंत्र,
पंचतंत्र का अनुवाद किया गया अरबी भाषा में और किस नाम से जाना गया ये? कलीला व दिमना। कलीला व दिमना एक पुस्तक है जो अनुवादित है किसकी? पंचतंत्र की। ठीक है, तो पंचतंत्र की अनुवादित है। फिर दूसरा प्रभाव, नेक्स्ट प्रभाव देखते हैं, थर्ड, सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव माना जाता है। तो बौद्ध धर्म भारत में पला बढ़ा तो उसका प्रभाव सूफी मत पे देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं अरबों के ऊपर। अब ये देखते हैं कि अरबों का क्या प्रभाव था भारतीयों पर या भारतीय क्षेत्र पर। ठीक है, तो देखते हैं भारतीयों पर अरबों का प्रभाव। सिंध में, सिंध क्षेत्र था जहाँ पर दाहिर था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिला प्रभाव? तो सिंध में ऊंट पालन किया जाने लगा। खजूर की खेती जो सिर्फ अरबी लोग करते थे वो सिंध में भी प्रचलित हो गई। तो खजूर की खेती और ऊंट का पालन। नेक्स्ट क्या है? सिंध में दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन किया गया। किसके समय में? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। तो ये दिरहम नामक सिक्का चलाया गया। तो ये भी याद रखेंगे कि ये अरबों द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया? अरबों द्वारा दिरहम नामक सिक्का चलाया गया। सबसे महत्वपूर्ण नोट जो आपकी परीक्षा में आता है, जजिया कर से संबंधित जब आप पढ़ते हैं तो जजिया कर आपको, जब ये इनिशियल स्टेज है, जब ये अरबी लोग आए हैं, तुर्की लोग आए हैं, अभी आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, मुगलिया प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जजिया कर का नाम आएगा बार बार। ठीक है, जजिया कर एक धार्मिक टैक्स हुआ करता था ये। ठीक है, धार्मिक रिलीजियस टैक्स हुआ करता था ये। ठीक है, तो धार्मिक कर था एक तरह का जजिया कर। तो इसकी चर्चा हम करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पे ये जान लेते हैं कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से जजिया नामक कर वसूली की। तो जजिया नामक कर जो था काफ़ी प्रचलित कर था। इसको बार बार इम्प्लीमेंट किया गया, भारत के ऊपर बार बार हटाया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसमें प्रश्न आ सकता है कि पहली बार जजिया कर की वसूली या जजिया कर को भारत में लाने वाला मुसलमान शासक कौन था, मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, तो वो कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, तो कई बार ये हटाया गया जजिया कर, एक तरह का धार्मिक कर हुआ करता था, बार बार लगाया गया। कब कब? जब आप यहाँ इनिशियल स्टेज में हैं, सिंध पर अटैक पड़ रहे हैं, भारत पर अटैक पड़ रहे हैं तुर्कों द्वारा, अरबों द्वारा, और अभी आप दिल्ली सल्तनत में जाएंगे और अभी आप मुगलिया सल्तनत पढ़ेंगे तो बार बार इस जजिया कर यानी धार्मिक कर की चर्चा की जाएगी। इसीलिए यह आप टैक्स जो है दोनों दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ तक तो था सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम की। उसके बाद देखते हैं तुर्क आक्रमणकारी आते हैं। तुर्क आक्रमणकारी जब आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अरबों की सत्ता को चैलेंज करेंगे, या अरबों की सत्ता को प्रभावित करेंगे या उसको समाप्त कर देंगे और अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करेंगे। मैंने जैसा कि बताया कि अरबों में मोहम्मद बिन कासिम जब आता है तो उसकी जो प्रभुसत्ता होती है बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, वो जल्दी से क्या होती है, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो उस समय वहाँ के खलीफा थे, वहाँ के जो शासक थे अरबों के, वो विलासिता और मनोरंजन में इतना विलीन हो गए थे कि वो अपनी सत्ता को बहुत लंबे समय तक स्थापित करने में असफल साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके चलते, इनकी विलासिताओं के चलते, इनकी अदूरदर्शिता के चलते, शासन में इनकी भागीदारी के कम होने के कारण तुर्कों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और भारत पर क्या किया? अटैक कर दिया। जब भारत पर अटैक किया तो अटैक करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था?
उसकी भी चर्चा करेंगे और उसका संबंध कहाँ से था इसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे महत्वपूर्ण शासक है अल्पतगीन, जो कि ध्यान देंगे, जो कि गजनी का शासक था। कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। ठीक है, एक तुर्क गजनी था, एक छोटा सा क्षेत्र था जहाँ पर अल्पतगीन ने अपना छोटे से वंश की स्थापना करता है, गजनी नामक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो अल्पतगीन से संबंधित है, तुर्क लोग अल्पतगीन से संबंधित हैं, लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था? वो अलग था और वो था सुबुक्तगीन। वो कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन अल्पतगीन का पुत्र था। ठीक है, तो अल्पतगीन का पुत्र सुबुक्तगीन ने, इसी के नेतृत्व में तुर्कों ने पहली बार भारत पर अटैक किया। तो तुर्कों के संदर्भ में पहला शासक कौन था? तो वो था सुबुक्तगीन, जिसने भारत पर अटैक किया। लेकिन तुर्क में वो पहला शासक कौन था जो गजनी पर शासन कर रहा था? वो था अल्पतगीन। गजनी के जब संदर्भ में बात करेंगे तब। ठीक है, सुबुक्तगीन के क्षेत्र में जब सुबुक्तगीन आगे बढ़ रहा था तो उस समय कौन शासन कर रहा था? अफगानिस्तान में हिंदू शाही वंश चल रहा था उस समय अफगानिस्तान में। यहाँ ध्यान दें, अफगानिस्तान पर उसने सत्ता अपनी स्थापित कर ली थी। तो उस समय हिंदू शाही वंश कौन सा था और कौन शासन कर रहा था? तो अफगानिस्तान का शासक जयपाल था। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल उस समय अफगानिस्तान में शासन कर रहा था। उस पर अटैक करता है सुबुक्तगीन और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ ये अपना अधिकार स्थापित करता है? तो खुरासान में, बल्ख में और भारत के पश्चिमोत्तर सीमा में सुबुक्तगीन का अधिकार हो जाता है। तो जयपाल याद रखिएगा, अफगानिस्तान का हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था, जिससे युद्ध होता है और युद्ध में संधि के दौरान अफगानिस्तान सुबुक्तगीन के हाथों में चला जाता है। सुबुक्तगीन का ज्येष्ठ पुत्र होता है वो है महमूद गजनवी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन होता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी क्या करता है? अटैक करता है भारत पर। ये भी अटैक करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, सब सुबुक्तगीन आता है तो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन में आता है, लोग ध्यान नहीं देते, अल्पतगीन मार देते हैं, लेकिन अल्पतगीन का पुत्र सुबुक्तगीन है और सुबुक्तगीन का पुत्र है महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी के बारे में काफ़ी कुछ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखेंगे कि महमूद गजनवी ने कितनी बार अटैक किया है भारत पर। 17 बार अटैक किया है। कितनी बार अटैक किया है? 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, 17 बार। तो कितनी बार आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने? ये प्रश्न आता है परीक्षा में। 17 बार अटैक किया है, जिसकी जानकारी इतिहासकार हेनरी इलियट देते हैं। ये भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। 17 बार अटैक किया है महमूद गजनवी ने, इस बारे में जानकारी हेनरी इलियट देता है। ठीक है, जब महमूद गजनवी पहली बार अटैक कर रहा होता है तब उस समय पंजाब का राजा कौन होता है? जयपाल। देखते हैं यहाँ पर भी जयपाल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी जयपाल। दोनों ही जयपाल अलग हैं, दोनों ही अलग हैं। ये जयपाल पंजाब का राजा, ये अफगानिस्तान का हिंदू शाही वंश है, वहाँ का शासक है जयपाल। यहाँ पंजाब के राजा हैं जयपाल। तो जयपाल यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। तो जयपाल पंजाब में उस समय शासन कर रहा था। धीरे धीरे और देखते कहाँ का इसने अधिकार किया। मुल्तान के शासक को पराजित किया, अब्दुल फतेह दाऊद। तो देखते पंजाब पर जयपाल को पराजित करता है, मुल्तान में अब्दुल फतेह दाऊद को पराजित करता है, वहाँ पर अधिकार करता है। और कुछ उल्लेखनीय अभियान हैं, वो कौन कौन से हैं? नगरकोट हैं, थानेश्वर हैं, मथुरा है, कन्नौज है और गुजरात का सोमेश्वर मंदिर, वहाँ पर अटैक करता है। गुजरात का सोमेश्वर मंदिर या सोमनाथ मंदिर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय जो अभियान रहा है महमूद गजनवी का, वो गुजरात का सोमेश्वर मंदिर या सोमनाथ मंदिर पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि महमूद गजनी ने महत्वपूर्ण अभियान चलाया जो कि सोमेश्वर मंदिर पे था, यानी सोमनाथ मंदिर पे। किस सन में किया था युद्ध? तो 1025 ईस्वी में। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भीम प्रथम याद कर लीजिए। भीम प्रथम उस समय शासन कर रहा था गुजरात पर, सोमेश्वर मंदिर पर, जिस समय महमूद गजनी ने अटैक किया था।
फिर एक चीज़ और प्रश्न यहाँ बनता है कि महमूद गजनी का अंतिम अभियान कौन था, तो वो जाटों के विरुद्ध था। अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध चला गया, कब लड़ा, 1027 में, यही इसका अंतिम अभियान था। तो अंतिम अभियान कौन था, तो ये आप ये दिमाग में रखेगा, अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध था, ना कि सोमेश्वर मंदिर के विरुद्ध। दोनों ही ऑप्शन आपको परीक्षा में मिलेंगे, याद कर लीजिए। कौन था, तो सोमेश्वर मंदिर नहीं था। कौन था, जाटों पर आक्रमण था, क्योंकि सोमेश्वर मंदिर पर अटैक 1025 में किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के चलते सोमेश्वर मंदिर में जब इसने अटैक किया तो वहाँ के मंदिरों को, उसके मंदिरों को तोड़ा उसने, वहाँ की मूर्तियों को तोड़ा, इसलिए इसको जो उपाधि दी जाती है उसको बुत शिकन की उपाधि दी। बुत शिकन मतलब कि बुत यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला मूर्ति भंजक कहलाया ये, ठीक है। फिर देखते हैं महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी के समय में दरबारी विद्वान कौन कौन थे, ये भी प्रश्न आता है, कौन नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी विद्वान रहे हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बन सकता है आपके परीक्षा में वो है अलबरूनी है, फिरदौसी है, उतबी। तो अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं, यहाँ पर दरबारी विद्वान रहे महमूद गजनवी के, जिसमें फिरदौसी को पूर्व का होमर की संज्ञा देती है। तो पूर्व का होमर किस विद्वान को कहा जाता है, तो वो है फिरदौसी। और उसके बाद देखते हैं कि महमूद गजनवी ने जो सिक्के चलवाए उस पर किसका अंकन करवाया, तो वो थे नंदी यानी बैल का चित्र, और श्री सामंत अंकित करवाया, श्री सामंत अंकित करवाया। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब एक प्रश्न है आपके लिए, जितना मैंने चीज़ें बताई हैं उसमें मैंने एक चीज़ बताया है और वो उसका आंसर आपको इसी तुर्क आक्रमण में ही मिलेगा। उसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है, और मैं उसको आंसर बताते हुए जाऊंगा, ठीक है। देखते हैं पहला जो ये प्रश्न है, यही आपको ध्यान दिमाग में रखना है और इसका उत्तर दे रहा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, और उसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो उसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। इसका आंसर आपको देना है और उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया होगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। तो इसका आंसर होगा अलबरूनी, अलबरूनी, याद कर लीजिएगा इसको। तो प्रथम मुसलमान पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था, तो वो था अलबरूनी, जो कि विद्वान था, दरबारी विद्वान था, किसका, महमूद गजनवी का। और अलबरूनी जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो अलबरूनी उसके साथ भारत आता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद अब हम गोरी की चर्चा करेंगे, मोहम्मद गोरी की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट शासक है मोहम्मद गोरी की, उसकी भी चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफ़ी बड़ा सेक्टर है मोहम्मद गोरी का और काफ़ी डिटेल में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं उसके समय में, उसकी भी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।